नहीं, देखिए, ट्रंप का भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप ट्रंप के एक चीज है, वो जो नोबेल पीस प्राइज वाली बात है। जब तक वो गाजा में समझौता नहीं करता, यूक्रेन में अभी कोई समझौता हो नहीं रहा है और अभी कोई होने की उम्मीद भी नहीं, तो गाजा में समझौता कराना, एक पीस कराना, ये ट्रंप की मजबूरी है। लेकिन ट्रंप फिर भी रिलायबल नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। इधर क्या हुआ है जो कि पिछले साल नहीं हुआ था, या पिछले सीज फायर जो दो हुए उनमें नहीं हुआ था, दुनिया में जो एक अपसर्ज हुआ है, और वो अपसर्ज इतना बड़ा है कि आपने आपने देखा होगा, ग्लोबिला जो ग्लोबल फ्लोटिला जो चली, और जिसमें ग्रेटा थनबर्ग और करीब 50 शिप्स, जिसमें 450 एक्टिविस्ट पूरी दुनिया के, जिसमें अमेरिकन भी थे, यूरोपियंस भी थे, अरब्स भी थे, ट्यूनिशियंस थे, टर्क्स थे, मतलब दुनिया के आप कोई भी आप मुल्क उठा लीजिए, वहां के लोग थे उसमें। ट्रेड एम्बागो लगा दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर का जो हथियारों में सेल था स्पेन के साथ इसराइल का, वो सस्पेंड कर दिया। उधर नॉर्वे ने अपना जो सॉवरिन वेल्थ फंड था उसको जिसमें इसराइल को बहुत फायदा होता था, इन्वेस्टमेंट होता था इसराइल में, उसको उसने बंद कर दिया। इटली में तो ये स्थिति हो गई कि जो उसकी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, वो राइट विंगर हैं, लेकिन वहां पर युद्ध जैसी स्थिति, मिलान, रोम और इस तरह के शहरों में मतलब बवाल हो गया। इस तरीके का वायलेंस कभी नहीं देखा गया है यूरोप में सालों तक। और ये जो आखिरी बार वियतनाम वॉर के समय दिखा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीसरा सीज फायर है। देखिए, पहला सीज फायर हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जो हमास ने हमला किया था, और जिससे पूरा फिलिस्तीनी मुद्दा फिर से, फिलिस्तीन का मुद्दा, फिलिस्तीन के राष्ट्र बनने का मुद्दा फिर से पूरी दुनिया में जिंदा हो गया था। उसके बाद नवंबर में एक सीज फायर हुआ था, जिसमें होस्टेजेस का और प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ था। फिर 19 जनवरी 2025 को दूसरा सीज फायर हुआ। अब वो जो दूसरा सीज फायर था, वो ट्रंप के आने के बाद हुआ था, और ये था कि वो भी काफी हद तक लंबा जाएगा। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। बरसों का इंतजार क्या खत्म हो जाएगा? क्या जिस घड़ी का इंतजार दुनिया कर रही थी कि गाजा पट्टी में और गाजा के इन तमाम इलाकों में, फिलिस्तीन में बमबारी रुक जाए इजराइल की, तो क्या वो रुक जाएगी? और सही मायनों में अगर रुक गई तो क्या एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये इजराइल की हार है, या हमास ने इतनी मौतों के बाद ये डिसाइड किया है कि इस लड़ाई को एक बार रोका जाए और फिर से कंसोलिडेट होकर किसी नए तरीके से नई रणनीति अपनाकर फिर इजराइल को घेरा जाए? हो क्या रहा है? शांति और शांति की अपील डोनाल्ड ट्रंप का लिए एक और मोर्चा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लगातार कहते रहे कि यूक्रेन की लड़ाई उन्होंने रुकवा दी, यूक्रेन को लेकर वो मध्यस्थता कर रहे हैं, और पाकिस्तान और भारत के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने जो लड़ाई चल रही थी उस पर सीज फायर करवाया। अब गाजा में भी क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को दोहरा रहे हैं और नोबेल शांति प्राइज के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमरीश मिश्रा जी हैं, इनके साथ एक लंबी चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अमरीश जी, हो क्या रहा है? ये जो ये तमाम चीजें अब खबरें आ रही हैं कि भाई लड़ाई रुक गई है या रुक जाएगी, और इजराइल वापस जाएगा, और हमास में एक खुशी है, और लोग जो है हमने वीडियो देखे कि विक्ट्री के साइन बनाकर खुशी से वहां पर नाच रहे हैं या कूद रहे हैं। क्या है ये मामला, क्या है, और क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ा है मामला? देखिए, ये अभी परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीसरा सीज फायर है। देखिए, पहला सीज फायर हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जो हमास ने हमला किया था, और जिससे पूरा फिलिस्तीनी मुद्दा फिर से, फिलिस्तीन का मुद्दा, फिलिस्तीन के राष्ट्र बनने का मुद्दा फिर से पूरी दुनिया में जिंदा हो गया था। उसके बाद नवंबर में एक सीज फायर हुआ था, जिसमें होस्टेजेस का और प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ था। फिर 19 जनवरी 2025 को दूसरा सीज फायर हुआ। अब वो जो दूसरा सीज फायर था, वो ट्रंप के आने के बाद हुआ था, और ये था कि वो भी काफी हद तक लंबा जाएगा। लेकिन उसको एक तरफा नेतन्याहू ने 17 मार्च 2025 को तोड़ दिया, और गिडियंस चैरियट नाम का नया सैन्य अभियान चालू कर दिया। और उसी का दूसरा गिडियन चैरियट्स 2 15 अगस्त के बाद शुरू किया। लेकिन अब इस समय, लेकिन जो सीज फायर है, और सीज फायर तो हो गया है, ये तो तय है, क्योंकि कायरो में बातचीत हुई है, और उस तरीके, और उसमें इजिप्ट, कतार भी शामिल थे, उसमें हमास था, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, पीएफएलपी भी थे, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे, और इजरायली रिप्रेजेंटेटिव थे। इतना बड़ा
इतना बड़ा जो इतने सारे पार्टिसिपेंट को लेके जो पीस जो अभी हुआ है, और जो ट्रंप का जो 21 पॉइंट प्रोग्राम आया था उसके बेसिस पे हुआ। अब थोड़ा सा इसकी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, ये समझाने के लिए दर्शकों को कि इतना महत्वपूर्ण ये क्यों है। देखिए, ये एक अलग परिस्थितियों में हो रहा है। एक तो जो नेतन्याहू ने पूरी तरीके से ज्यादा हथियारों के साथ जो 17 मार्च 2025 के बाद जो हमले किए थे, और ये था कि उसमें हमास खत्म हो जाएगा, और उसमें नेतन्याहू ने अमेरिका को भी एश्योर किया था कि हमास खत्म हो जाएगा। लेकिन हमास ने गाजा सिटी की जो लड़ाई है, और गाजा सिटी मैं बता दूं, ये नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा के बीच में है एक तरह से। तो गाजा से, और वही सबसे ज्यादा एक जो नर्व सेंटर है, और हमास का भी नर्व सेंटर इजराइल मानता था वहां। लेकिन वहां पर जो अ, आप समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 महीने लगातार लड़ाई चली। और उस लड़ाई में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल को बहुत नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ है कि अभी जो उसने फिगर्स डिक्लेयर किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। कि ये जो लड़ाई हुई है, इसमें अकेले इसमें करीब 400 से 500 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं केवल इसमें पिछले 4-5 महीनों में। ये ऑफिशियली है। जो अनऑफिशियल स्थिति है वो दूसरी है। उसमें कितने इजरायली ये मारे गए वो तो चलिए बाद में कभी पता चलेगा। लेकिन जो ऑफिशियल पोजीशन है इजराइल की, इजराइल नहीं तोड़ पाया। दूसरी बात, जनता जो गाजा की है वो जो टिक गई, क्योंकि इजराइल का ये इजराइल की कोशिश थी कि गाजा सिटी और आसपास करीब 10 लाख लोग थे, 10 लाख फिलिस्तीनी, उनको साउथ की तरफ ढकेले। वो साउथ की तरफ जा नहीं रहे थे, वो अपनी जान दे रहे थे लेकिन साउथ की तरफ नहीं जा रहे थे। और हजारों और मौतें जो हैं इजराइल की बमबारी में हजारों और फिलिस्तीनी इन पिछले 4-5 महीनों में शहीद हुए। लेकिन फिर भी वो वहां से हट नहीं रहे थे। ये पिछली बार की स्थितियों से या पिछले सीज फायर के पहले की स्थितियों से थोड़ा सा भिन्न था। पहले भी लोग डटे हुए थे लेकिन हल्का सा वो साउथ की तरफ चले जाते थे। इस बार वो साउथ की तरफ नहीं जा रहे, अब नहीं गए बिल्कुल। और इसको लेके परेशानी थी कि अब इससे ज्यादा अगर करेंगे तो क्या होगा। अब यहीं पर तीसरा फैक्टर आता है हमास और इजराइल के अलावा। वो तीसरा फैक्टर है इंटरनेशनल फैक्टर। इधर क्या हुआ है जो कि पिछले साल नहीं हुआ था, या पिछले सीज फायर जो 2 हुए उनमें नहीं हुआ था, दुनिया में जो एक अपसर्ज हुआ है। और वो अपसर्ज इतना बड़ा है कि आपने देखा होगा ग्लोबिला जो ग्लोबल फ्लोटिला जो चली, और जिसमें ग्रेटा थनबर्ग और करीब 50 शिप्स, जिसमें 450 एक्टिविस्ट पूरी दुनिया के, जिसमें अमेरिकन भी थे, यूरोपियंस भी थे, अरब्स भी थे, ट्यूनिशियंस थे, टर्क्स थे, मतलब दुनिया के आप कोई भी आप मुल्क उठा लीजिए वहां के लोग थे उसमें। तो वो जब उसको इंटरसेप्ट किया गया, फिर उसमें जो एक कुछ जुल्म भी इजराइल ने किए, उससे जो बैकलैश हुआ, वो बैकलैश इतना भयंकर था कि स्पेन जैसे देश ने कह दिया कि इजराइल से हम सारे संबंध तोड़ते हैं, ट्रेड एम्बागो लगा दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर का जो हथियारों में सेल था स्पेन के साथ इजराइल का, वो सस्पेंड कर दिया। उधर नॉर्वे ने अपना जो सॉवरिन वेल्थ फंड था उसको जिसमें इजराइल को बहुत फायदा होता था, इन्वेस्टमेंट होता था इजराइल में, उसको उसने बंद कर दिया। इटली में तो ये स्थिति हो गई कि जो उसकी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी वो राइट विंगर हैं, लेकिन वहां पर युद्ध जैसी स्थिति, मिलान, रोम और इस तरह के शहरों में मतलब बवाल हो गया। इस तरीके का वायलेंस कभी नहीं देखा गया है यूरोप में सालों तक। और ये जो आखिरी बार वियतनाम वॉर के समय दिखा था, इतना वायलेंस। और ये हालत हो गई कि स्विट्जरलैंड जैसी जगह पे जो वीडियोज आए हैं अगर आप उनको देखिए, तो उसमें जिस तरह से लोग लड़ रहे हैं फिलिस्तीन का झंडा लेके, और वहां के लोग सब व्हाइट्स हैं, सब व्हाइट्स। हालांकि नेतन्याहू कह रहा है कि वहां इन सब यूरोपियन देशों में इमिग्रेशन बढ़ गया है, मुस्लिम माइनॉरिटी हर जगह हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटीज अगर केवल होती तो वहां पर जो मेजोरिटी है वही उनको दबा देती। लेकिन उसमें जो मेजोरिटी व्हाइट कम्युनिटी है वो जब सड़क पे आ गई, और वो अमेरिका में भी आई, और अमेरिका में पिछले साल छात्र आंदोलन चला था, हम लोगों ने चर्चा की थी, फिर इस बार फिर से शुरू हो गया। अब यहां पर जो पूरी सिचुएशन बन गई कि ट्रंप को यह लग गया कि जो नेतन्याहू ने उससे कहा था कि गाजा सिटी को हम खाली करा देंगे और कम से कम एक एरिया गाजा का हम एनेक्स करके और फिर तुमको दे देंगे, या ऐसा कुछ इस तरह की, मतलब 2-3 प्लान थे, उसमें एक था कि दे देंगे हम। अच्छा, पहले से ट्रंप कह रहा था कि जैसे ही इजराइल ये करेगा एक हम पीस काउंसिल बना देंगे जिसमें टोनी ब्लेयर जैसा बदनाम आदमी उसका चीफ होगा, और उसके बाद वो जो है
एक पूरा रिकंस्ट्रक्शन होगा और नए तरह से गाजा बनेगा, ये सारी बातें ट्रंप कह रहा था। लेकिन जब उसको ये गाजा फ्लोटिला वाली जो घटना घटी है, उसके बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट हुआ और उसके बाद हमास ने इजरायली सोल्जर्स को फिर से पकड़ने की कवायदें शुरू कर दी, जिससे इजरायली घबरा गए कि वो हमास के फाइटर्स जो पिछले 4-5 अटैक्स हुए हैं उसमें उन्होंने नए सिरे से इजरायली सोल्जर्स को एबडक्ट करने की कोशिश की। इजराइल को लगा ऑलरेडी होस्टेजेस हमास के पास हैं, हालांकि अभी 20 रह गए हैं, जो कि 20 जिंदा हैं और 28 मृत हैं, उनकी बॉडीज हैं, लेकिन वो 20 भी बहुत भारी थे। और इधर ये भी हो रहा था कि अगर नए होस्टेजेस हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखिए, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। एक तो हमास का लगातार ऑफेंसिव लेना, और हमास ने जो गिडियन चैरियट्स जो इजराइल ने अभियान चलाया था उसके खिलाफ मोजेस स्टाफ यानी हजरत मूसा का डंडा, वो पूरा अभियान चलाया और उसमें उसने बहुत सफलता हासिल की। इधर ट्रंप को ये लग गया कि ये जो नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया था ये होने नहीं वाला है, तो इसलिए उसने फिर 21 पॉइंट प्रोग्राम एक दिया, जिस 21 पॉइंट प्रोग्राम में, अच्छा हाँ, एक चीज और इसके पहले, जो कतर पे बॉम्बिंग कर दी इजराइल ने, जो बहुत बड़ी इजराइल की तरफ से गलती कह दें या अच्छी बात कह दें, कि वो जो कतर में बॉम्बिंग हुई और उसमें जो खलील हैया और हमास के और लीडर्स थे जो बच गए, सबसे बड़ी बात। और अभी वही लीडर्स नेगोशिएट कर रहे हैं कायरो। तो खलील हैया और जाबरीन, ये जाहिर जाबरीन, ये सब जो लीडर्स थे जो बच गए, अगर वो नहीं बचते दूसरी कहानी होती, लेकिन वो बच गया। और उसको लोग, कतार बहुत एग्रेसिव हो गया। कतार ने कहा हम इसराइल के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। अच्छा, कतार और ट्रंप का जो संबंध है, या अरब देशों का और ट्रंप का जो संबंध है, सब लोग जानते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से ट्रंप को पर्सनली मिलते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ट्रंप ने 21 पॉइंट प्रोग्राम दिया, उसको अरब देशों से शेयर किया, लेकिन उसमें भी खेल हो गया। नेतन्याहू ने उसमें अपने अमेंडमेंट्स कर दिए और उसमें ये शर्तें लगा दी कि हमास डिसआर्म हो, हमास सरेंडर करे, उसके बाद सीज फायर होगा। फिर उसमें ये भी एक शर्त लगा दी कि जो इंटरनेशनल पीस काउंसिल, जो अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनेगी, वो रूल करेगी गाजा को, फिलिस्तीनियों का कोई हाथ नहीं रहेगा। अब हमास के सामने जब ये चीज आई तो हमास के सामने यही ऑप्शन था। लोग सोच रहे थे हमास रिजेक्ट कर देगा, इजराइल भी यही सोच रहा था, लेकिन हमास ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके अपनी कंडीशन लगा दी। और उसकी जो अपनी कंडीशन लगाई उसमें उसने कहा कि देखो ये जो हम अगर 20 इजरायली होस्टेजेस को छोड़ेंगे तो हम कम से कम जो 250 फिलिस्तीनी जो उम्र कैद की ये सजा काट रहे हैं उनको छोड़ना होगा, 2000 फिलिस्तीनियों को अलग से छोड़ना होगा। और गाजा के जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हमास रहेगा कि नहीं, सरेंडर होगा कि नहीं, ये नेगोशिएशंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ट्रंप को भी लगा कि अब इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, उसने तुरंत कह दिया कि हमास हमें बात मान गया है, जबकि हमास ने यस बट कहा था, हाँ हाँ लेकिन ये शर्तें। और इसीलिए नेतन्याहू, जब जब ट्रंप ने वेलकम किया तो नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, इट मींस नथिंग। तो ट्रंप ने कहा व्हाई आर यू सो डैम नेगेटिव। जैसे ही ये चीज छपी एक्सियोस में, जो कि अमेरिकन वेबसाइट है, तभी से क्लियर हो गया था कि ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे नहीं। और यहां पर देखिए ट्रंप ने एक स्टैंड ले लिया कि हमको ये यहाँ पर इस समय एक लाइन खींचनी है। और अरब एलाइज का भी बहुत प्रेशर था, तो अरब एलाइज ये भी कह रहे थे कि जो हमको प्लान दिखाया और जो बाद में वो जो 21 पॉइंट प्रोग्राम है हमको जो दिखाया गया और जो रिलीज हुआ उसमें फर्क है, उसमें नेतन्याहू ने अमेंडमेंट कर दिया है। लेकिन हमास ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए और सारी पूरी इन परिस्थितियों में उसने एक ऐसा गांव चला जिस गांव में नेतन्याहू फंस गया और अल्टीमेटली इनको सीज फायर करना पड़ा है। अब ये अलग बात है कि वो सीज फायर कितना टिकता है। कम से कम फर्स्ट फेज जो उसका है, जिसमें हमास होस्टेजेस वापस करेगा और इजराइल हमास के करीब मतलब 250 जो मुख्य हैं और प्लस 2000 से लेके 3000 के बीच की बात हो रही है, जो फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा और इजरायली सेना विड्रॉ करेगी। अब ये तीसरी बार इजरायली सेना विड्रॉ कर रही है। अभी जब 19 जनवरी को हुआ था तब भी इजरायली सेना विड्रॉ की थी, अभी फिर विड्रॉ कर रही है। तो क्या हो रहा है कि सोल्जर्स का मोरल भी इजराइल का बहुत गिर गया था, और ये भी बहुत बड़ी वजह इसकी है जो अभी सीज फायर हुआ है। अब और गिरेगा अगर इसको नेतन्याहू तोड़ता है। और उसमें देखिए अब बात आ रही है कि वेस्ट बैंक में अब ज्यादा केंद्रित करेगा इजराइल, लेकिन गाजा में जो बमबारी है वो तो फिलहाल
काफी हद तक रुक गई है ना, हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं रुकी है, क्योंकि सीज फायर जो है इजरायली कैबिनेट की मीटिंग होनी है अभी 4-5 बजे इजरायली टाइम के हिसाब से, और उसके बाद वो अप्रूव करेंगे और वो अप्रूव कर ही देंगे। उसके बाद सीज फायर इफेक्ट में आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों की या कुछ हद मतलब दिनों की एक सिचुएशन हमास ने अपने लिए एक मजबूत कर ली है। फिलिस्तीनी जनता भी खुश है क्योंकि उसको भी राहत मिली है, और एड जो आनी है, ये जो हमास की जो शर्त थी कि 600 ट्रक रोज आए, वो भी उसकी भी मंजूरी मिल गई है। तो ये देखिए पूरा बैकड्रॉप है जी। अमरेश जी, इस सब के बीच में जिस तरह की नेगोशिएशंस हुई अरब कंट्रीज और एक इस्लामिक कंट्रीज का नेटो बनाने की पहल हुई, कतर पर जो हमला हुआ, क्या ये सब चीजें ये नहीं दिखाता था कि जो एक तरह से खामोशी थी गल्फ कंट्रीज की या इस्लामिक कंट्रीज की, उसने उनको ही नुकसान पहुंचाया? वो शायद इंतजार कर रहे थे कि ये आग जो इजराइल की तरफ से चल रही है, जब तक उनके सर पर नहीं पहुंचेगी वो बोलेंगे नहीं। इसके नतीजे में कतर ने उसे फेस किया, जबकि ये भी कहा गया कि जिस वक्त हमला हो रहा था तब ट्रंप ने कतर को बताया कि ये हमला होने वाला है। तो ऐसे में भरोसा तो ट्रंप का क्या है, ये दुनिया जाहिर है। क्या ये भरोसेमंद एक तरह से सीज फायर रह सकता है, क्योंकि ट्रंप इसको लीड कर रहे हैं, और ट्रंप कितने भरोसेमंद हैं, और किस किस तरह से उनके बयान आए हैं और फिर वो बयान बदले हैं, सिचुएशन बदली है, कितना भरोसा किया जा सकता है? नहीं देखिए, ट्रंप का भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप ट्रंप की एक चीज है, वो जो नोबेल पीस प्राइज वाली बात है। जब तक वो गाजा में समझौता नहीं करता, यूक्रेन में अभी कोई समझौता हो नहीं रहा है और अभी कोई होने की उम्मीद भी नहीं, तो गाजा में समझौता कराना, एक पीस कराना, ये ट्रंप की मजबूरी है। लेकिन ट्रंप फिर भी रिलायबल नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। पर उस स्थिति में जो अभी हमास का और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का जो बयान आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने उन लोगों ने कहा है कि देखिए, ये हमने किसी का फेवर नहीं लिया, ये किसी ने हम पे एहसान नहीं किया, ये जो हुआ है ये हमने अपनी मेहनत से, अपनी जंग, ये जंग लड़ने के तरीके से, फिलिस्तीनी जो जनता है उसकी दृढ़ता से हमने ये अचीव किया है। इसके बाद अगर ये टूटता है, तो फिर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि जो रही सही साख ट्रंप की है वो भी खत्म हो जाएगी, और फिर नेतन्याहू के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ किसी भी तरीके का अगर हम हमला करेंगे तो फिर वो और ज्यादा जायज हो जाएगा। अब जब ये बातें वो कह रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, कि इसका मतलब क्या है? दो बातें, कि वो तैयार है, और वो तैयार इस बार नए तरीके से हैं। उनके पास कुछ और भी हथियार आए हैं, कुछ इस तरह की पूरी पोजीशन है। वेस्ट बैंक में अभी देखिए, ईरान से बहुत सारे हथियार पहुंचे हैं, और ईरान की जो भूमिका इसमें है, अभी इजराइल, अभी कुछ दिनों पहले तक अमेरिका फिर ईरान को धमकी दे रहा था कि फिर से युद्ध करेंगे हम। उसके बाद इधर फिर रशिया के साथ ईरान के जो टाइप्स हुए हैं, जिसमें सुखोई एयरप्लेन्स पहली बार ईरान ने खरीदे हैं, उसके साथ चाइना भी लगातार उसको आर्म सप्लाई कर रहा है। तो अब यहाँ जो पूरी बात है, एक कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए अरब स्टेट्स जो हैं, जब ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा था तो उस समय अरब स्टेट्स चुप थे, लेकिन अरब स्टेट्स इस बार मजबूती के साथ उन्होंने ट्रंप, मतलब ये जो सीज फायर है इसके साथ वो खड़े रहे। अब इसके बाद अगर नेतन्याहू सीज फायर तोड़ता है, तो फिर अरब मुल्कों के अंदर भी एक विद्रोह हो सकता है, और वो बहुत दिनों से इस तरह की स्थितियां बनी है कि अरब मुल्कों के यहाँ विद्रोह हो, लेकिन अब वो बहुत नजदीक पहुंच गई। और ये भी एक बात अरब मुल्कों ने ट्रंप से कही थी कि भाई देखिए, हम जो इजराइल ने जो कतर पे हमला किया है, उससे ये मैसेज गया है कि इजराइल ये किसी की परवाही नहीं करता है। तो जब इजराइल किसी की परवाही नहीं करता है, तो फिर हमारी जो जनता है वो हमसे कहेगी कि भाई, अभी तक अपनी जनता को हम थोड़ा ये कहते हुए कि नहीं, ईरान को फायदा होगा, ये होगा, तो इससे हम संभाले हुए थे, लेकिन अब जब कतर पे हमला कर दिया तो हम क्या कहें उनसे। तो ये इस चीज को लेके, अच्छा उधर जो जो टर्की की भी भूमिका, अर्दोगन ने भी यही कहा कि भाई इजराइल के साथ जो है, इजराइल अब एक बहुत सारी लाल रेखाएं पार कर रहा है, अब हम लोग बहुत दिनों तक चुप नहीं रह सकते, अगर ट्रंप कुछ नहीं करेगा तो हमको कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में देखिए, बहुत ही नाजुक इस समय पूरी सिचुएशन है। जो इजराइल का राइट विंग है वो गुस्से से भरा हुआ है, उसको लग रहा है कि हम हार गए। जो इजराइल का जो सेंट्रिस्ट है,
इन जनरल इजरायली यही सोच रहे हैं, उनका जो प्रेस है वो यही कह रहा है कि इजराइल तो हार गया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स थे शुरू से जो थे कि हमास को एलिमिनेट करना और होस्टेजेस को रिकवर करना, दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि गाजा स्ट्रिप, जो गाजा सिटी है, उस पर कब्जा करना और गाजा को दो हिस्सों में बांट देना कि साउथ उधर रहे, नॉर्थ पे हमारा कब्जा होगा, वो भी नहीं हुआ। अब जब कुछ भी नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली इजराइल की हार है, आईडीएफ की हार है ये। और इस बारे में नेतन्याहू अगर सीज फायर तोड़ते हैं तो अब की बार देखिए फिर आर पार की लड़ाई होगी। अब वो दूसरी तरह से हमास की तैयारी, हमास ने दिखा भी दिया, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने अब नए इजरायली सोल्जर्स को वो एबडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4 ऑपरेशन में ये हुआ। दूसरी बात, इंग्लैंड के और यूरोप के कई प्रमुख अखबारों में ऐसे लेख छपे हैं कि जो हमास की अभी नई फोर्स उभरी है, जो फिर से हमास ने 30-40 हजार अपनी संख्या बना ली है, ये सब नए लड़के हैं जिनके लोग, जो जिनके माँ बाप अभी अभी मारे गए इन बमबारी में। और ये जो नए लड़के हैं ये ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ये ज्यादा एक अलग तरीके से जो है, इनका तेवर अलग है, इसलिए इनसे लड़ना और इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी पूरी परिस्थिति में ये तो तय है कि नेतन्याहू ने अगर सीज फायर तोड़ा अब की बार, तो इस बार अरब देशों को कुछ ना कुछ निर्णायक स्टेप खुद ही लेना पड़ेगा, और ट्रंप उसमें कुछ खास कर नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए अभी वहां पर जो पूरी सिचुएशन है उसमें ट्रंप ये कोशिश कर रहा था कि ईरान के खिलाफ फिर से कोई लामबंदी हो, कुछ ऐसा माहौल बने। वहां पर प्लेन्स जा रहे थे, वहां पर अरब जो अरब कंट्रीज में जो यूएस बेसिस हैं उनको मजबूत किया जा रहा था। अब उस बीच में कतर पे हमला हो गया। अब कतर पे हमले से पूरा ट्रंप का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। तो अब ट्रंप ये चाहता है कि अरब देशों को नाराज हम ना करें इससे। और अगर नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़ा तो अरब देश नाराज होंगे, क्योंकि अरब देशों का हस्ताक्षर इस सीज फायर पे है। ये पहले आप देखिए, कतार के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वहां थे, इजिप्ट के इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ थे, टर्की के इंटेलिजेंस चीफ थे, इनके सब इतना बड़ा एक डेलीगेशन था इस बार कोई समान बात नहीं थी। इस बार इस तरह के 3-4 देशों के लोग वहां पर थे जिन्होंने इस करार पे साइन किया है, और इजराइल और हमास को साइन, मतलब उन्होंने तो किया ही। तो इसलिए देखिए इंटरनेशनल गारंटी इस बार के सीज फायर में ज्यादा। तो अब होगा आगे क्या, अब बिल्कुल ही पूरी तरह से नेतन्याहू सभी दुनिया के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाए, हिटलर बन जाए, तो वो एक अलग बात है, फिर उसका हिटलर जैसा अंत होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी फिलहाल नेतन्याहू बैकफुट पे है, और ये एक ठीक। फिलिस्तीनी जनता की और रेजिस्टेंस की जीत। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मौके पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।